वेलकम स्टूडेंट्स। प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट हमारा जो पहला पेपर है उसमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे वैसे भी एक जनरल अवेयरनेस की बात कर रहे हैं या जनरल काम में आने वाले जो एस्पेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं वो है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन और डिसीजन मेकिंग ये एक चीज़ें नहीं है, जनरली इनको एक समान माना जाता है। डिसीजन नाउन के रूप में काम में लिया जाता है, डिसीजन मेकिंग वर्ब के रूप में काम में लिया जाता है। डिसीजन वो है जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का रिजल्ट है, या डिसीजन मेकिंग वो है जो डिसीजन लेने के लिए काम में ली जाती है। ये एक डिफरेंस दोनों के बीच में है, आपको पता होना चाहिए। तो डिसीजन मेकिंग से जुड़े हुए मामले, डिसीजन तो ऐसा है कि ऐसा एक गुलाम मिला कंपोनेंट है जिसकी आवश्यकता हमें हर फील्ड में पड़ती है। हर फील्ड से मतलब बिजनेस के साथ साथ हमारे जैसे डोमेस्टिक फंक्शंस की बात कर रहे हैं, सामाजिक संबंधों की बात कर रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं। डिसीजन के लिए वैसे एक बात कर रहे हैं कि एक कंडीशन फुलफिल होनी जरूरी है। कंडीशन अप्लाई, आप देखते हैं ना, कॉमर्स का स्टूडेंट हो, कंडीशन अप्लाई। कंडीशन क्या है? डिसीजन कब लिया जाता है? डिसीजन मेकिंग कब की जाती है? व्हेनेवर यू हैव अ प्रॉब्लम। If there is no problem, there is no need of decision making. प्रॉब्लम आने पर प्रॉब्लम है, अनसर्टेनिटी है, अगर ये क्रिएट हो जाए यानी आपके सामने क्वेश्चन मार्क आ जाए, क्या करें? और क्या करने के लिए कम से कम दो या दो से ज्यादा अल्टरनेटिव्स, दो या दो से ज्यादा विकल्प अगर मौजूद है तो डिसीजन मेकिंग होती है। एक ब्रह्म वाक्य मान सकते हो आप इसको, कि एक अकेला विकल्प निर्णय नहीं हो सकता। एक सिंगल अल्टरनेटिव अगर है, दैट कैन नॉट बी अ डिसीजन बिकॉज दैट इज आवर फाउंडेशन। उसको आपको करना ही है, एक ही तरीके से काम हो सकता है, एक ही रास्ता फॉलो किया जा सकता है, तो आपको डिसीजन मेकिंग की आवश्यकता नहीं है। अब जैसे 12th के बाद में आपके सामने 10th के बाद में ऑप्शन रहते हैं साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स। किसी भी फील्ड में आप एंट्री ले सकते हो, तीन में से। यानी आप क्या करें 10th के बाद, क्या करें? दो या दो से ज़्यादा साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, मान लो बेसिक मोटे तौर पर बात करें, और आपने कॉमर्स लेने का डिसीजन लिया। अब कॉमर्स के बाद में फिर 12th होने के बाद में आपके सामने फिर आप क्या करें? 12th के बाद क्या करें? रेगुलर स्टडी करें, प्राइवेट स्टडी करें, रेगुलर काम पढ़ाई करें, शिवगंज में, सिरोही में, आपके जो भी सराउंडिंग में हो सकता है, उसके सामने जो ऑप्शन होते हैं उनमें से आपका सिलेक्शन हो गया। अब फिर डिसीजन मेकिंग की बात कि रेगुलर एडमिशन हो गया, तो आपको एक रूम अलॉटमेंट किया गया। मान लो ये एक्स रूम है, नंबर 1 है, 2 है, 10 है, 15 है, जो भी रूम नंबर है वो आपको दे दिया गया। आपने इस रूम में बैठने का डिसीजन लिया, ये डिसीजन नहीं है, दिस इज नॉट अ डिसीजन। द सिंगल अल्टरनेटिव कैन नॉट बी अ डिसीजन। वो आपकी एक मजबूरी है, फाउंडेशन है, उसको पूरा करना है। तो इस थीम को इस रूप में देखना है कि समस्याएं तो आएगी, अनसर्टेनिटी तो आएगी, चैलेंजेस आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी। अब क्या करें? जब भी आ जाए तो आप क्या करते हो? यू मेक अ डिसीजन। आप उस समय डिसीजन मेकिंग करते हैं। ये एक ऑटोमेटिक जो बात इसमें इंक्लूड होती है, उसका एक ऐसा गुलाम मिला रूप है जिसको आपको कभी भी ऑब्जर्व करने का मौका मिल सकता है। तो पहली कंडीशन आपके दिमाग में क्लियर हो गई कि हमारे सामने प्रॉब्लम आई, हमारे सामने चैलेंज आया, हमारे सामने अनसर्टेनिटी आई। और दूसरी चीज़ पैरेलल हमको देखने को मिली, वो क्या था कि उसको दूर करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए, उससे बाहर निकलने के लिए हमारे पास दो या दो से ज़्यादा अल्टरनेटिव है। तो हमने किसी को भी बेस बनाकर अगर डिसीजन ले लिया तो वो क्राइटेरिया आपका डिसाइडेड होना चाहिए, प्री डिसाइडेड होना चाहिए। अभी बात करेंगे अपन दो चीज़ों की खास तौर से आपके साथ इसमें चर्चा करने वाले हैं। एक एस्पेक्ट हम ये ले लेते हैं कि डिसीजन मेकिंग कैसे होती है, पहले आपको बताते हैं। हमने पिछली क्लास में प्लानिंग के बारे में बात की थी कि प्लानिंग में जितने स्टेप्स होते हैं प्लानिंग करने के, लगभग मोटी बातें वो ये है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग प्लानिंग का एक पार्ट है। प्लानिंग बहुत ब्रॉड सेंस में काम में लेते हैं, डिसीजन मेकिंग उसके एक पार्ट के रूप में हमारी हेल्प करता है, हमारी असिस्टेंस करता है। तो उसको अपन लें। और दूसरी बात करते हैं टाइप्स की। चलो टाइप्स से बात करें ताकि आपको पहले इसके बारे में सारे एस्पेक्ट्स क्लियर हो जाए। टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग।
कितनी तरह के डिसीजन हो सकते हैं। तो डिसीजन मेकिंग के लिए एक कैटेगरी बनाते हैं हम, प्रोग्राम एंड अनप्रोग्राम्ड डिसीजन। कार्यक्रमबद्ध और कार्यक्रम रहित निर्णय, कार्यक्रमबद्ध और कार्यक्रम रहित, ये पहले कैटेगरी। और ये देने वाला थिंकर हुआ है हर्बर्ट ए साइमन। हर्बर्ट साइमन बहुत सम्मान से नाम लेते हैं, हमने कई बार आपको बताया है। ही इज द ओनली मैनेजमेंट थिंकर टू विन अ नोबेल प्राइज, नोबेल पुरस्कार मिला हुआ डिसीजन मेकिंग की फील्ड में इसको मिला हुआ है। तो इसने दो कैटेगरीज हमको सजेस्ट की, प्रोग्राम एंड अनप्रोग्राम। अगर प्रॉब्लम आती है और प्रॉब्लम ऐसी है जो बार बार आपके सामने क्रिएट होती है, उसके बारे में हमारे दिमाग में पहले से कोई प्रोसीजर होती है कि ऐसा आने पर ऐसा कर लेंगे। जैसे बारिश का सीजन है तो हमारी ये समस्या आएगी, भीगने की समस्या आती है तो हम छाता लेके निकले, पहले छाता लेके निकले। तो वो प्रॉब्लम्स, वो चैलेंजेस जिनके आने की संभावना आपको नजर आ रही है, उसका पहले से आप सोल्यूशन के लिए तैयार कर रहे हो, ये तो है प्रोग्राम डिसीजन। और अनप्रोग्राम है इवेंचुअली अचानक कोई घटना घटित हो गई जिसके बारे में आपका कोई आइडियोलॉजी नहीं है, किसी भी तरह की कोई आपकी तैयारी नहीं है, किसी भी तरह का उसको बचाव का आपने कोई तरीका सोचा हुआ नहीं है। उस आने पे क्या करेंगे, ऑन द स्पॉट डिसीजन लिया जाएगा। ये हमारी पहली कैटेगरी है, प्रोग्राम एंड अनप्रोग्राम डिसीजन। दूसरी बात करें, इसी से मिलते जुलते नाम लेते हैं, वो है प्लान्ड एंड नॉन प्लान्ड डिसीजंस। प्लान्ड एंड नॉन प्लान्ड, ये देने वाले सेंटर का नाम है R.A. किलियन। नाम बदला चाहिए, प्लानिंग कर रखी है आपने, अगर ऐसी समस्या आई तो हम ऐसा कर लेंगे। एग्जाम की भी तैयारी करते हो और एग्जाम में जो आपने प्रिपरेशन कर रखी है उसके आधार पर अगर घुमा फिरा के भी क्वेश्चन दिया जाए तो कैसे अटेम्प्ट करना है आप सब जानते हो। अगर ऐसा नहीं हो तो क्या करेंगे, वो तो है नॉन प्लान्ड, पता ही नहीं क्या करेंगे। ऐसा क्वेश्चन आ गया कि हमको तो पता ही नहीं, चैप्टर देखा भी था या नहीं देखा था, ये सिलेबस में है भी या नहीं है, ऐसी स्थिति आ सकती है। हम मान के चल रहे हैं कि आप सब बहुत इंटेलिजेंट है, आपके साथ नहीं आएगी, लेकिन बाई चांस आ जाए तो उस स्थिति में आपका जो इमीडिएट डिसीजन मेकिंग पावर है वो हेल्प करेगा। और प्लान यानी भाषा बदल दी जाए, प्रिपरेशन आपकी है, लेकिन कई बार ये होता है जैसे इंग्लिश वर्जन है, उसका हिंदी में जो पॉपुलर नाम है उसके बजाय वो दूसरा नाम काम में ले लिया जाए। और ऐसे कैसा नाम जो आपकी रूटीन का पार्ट नहीं है, तो उस समय जो बन पड़ सकता है वो तो हमारे नॉन प्लान। प्लान में सिस्टमेटिकल तरीके से काम करते हुए आपने डिसीजन ले लिया। अब बात करें पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशन। यह आपका पर्सनल है, व्यक्तिगत है, और एक संगठनात्मक। अगर आप व्यक्तिगत स्थिति में डिसीजन लेते हैं, पर्सनल डिसीजन है, जैसे छुट्टी लेने का डिसीजन है, जैसे घूमने जाने का डिसीजन है, लेकिन अगर कंपनी की पोजीशन के रूप में प्रिंसिपल को डिसीजन ले रहा है, या कंपनी का मैनेजर डिसीजन ले रहा है, या कंपनी का सुपरवाइजर डिसीजन ले रहा है, तो वो डिसीजन मेकिंग का पार्ट बन जाएगा ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन। तो ये मान के चलें कि जैसे ही हमारे डिसीजन किस कैपेसिटी में लिया गया, नॉन ऑफिशियल पोजीशन है तो पर्सनल डिसीजन, ऑफिशियल पोजीशन है तो आपको हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन। लेने वाला व्यक्ति यही हो सकता है, मैं अपने फैमिली के लिए कोई डिसीजन लूँ तो वो कहलाएगा पर्सनल डिसीजन, और कॉलेज के बिहाफ पर कॉलेज के लिए कोई डिसीजन लिया जाए तो वो कहलाएगा ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन। अगली कैटेगरी बना लेते हैं अपन, बेसिक एंड रूटीन डिसीजन। बेसिक है जो पूरी कंपनी को या कंपनी के ज़्यादातर डिपार्टमेंट्स को, ज़्यादातर व्यक्तियों को इम्पैक्ट करने वाले हैं, वो है बेसिक डिसीजंस। और रूटीन डे बाय डे ऑपरेशंस में, दैनिक गतिविधियों में जो आपके निर्णय लिए जाते हैं, रूटीन का जो पार्ट है, दिन प्रतिदिन के निर्णय है, वो है काम करने के क्या आएगा हम नहीं जानते। आज क्या समस्या आने वाली है,
कभी पावर कट हो जाए, कभी तेज आंधी तूफान चालू हो जाए, वो हम नहीं जानते। लेकिन ऐसी बातें जो बेसिक के रूप में पूरी कंपनी को इम्पैक्ट करने वाली है, कंपनी के ज़्यादातर पक्षकारों को, ज़्यादातर सेगमेंट्स को इम्पैक्ट करने वाली है, उसके बारे में जो भी आप काम करने वाले हैं वो कहलाएगा आपके जिसके बारे में किसी एक डिपार्टमेंट को, किसी एक व्यक्ति को हम ऑथराइज नहीं कर सकते, क्योंकि इसका इम्पैक्ट पूरी कंपनी या ज़्यादातर भागों में पड़ने वाला है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम चर्चा करेंगे तो उसको दे देंगे हम बेसिक डिसीजन विच इज गोइंग टू इम्पैक्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स और डिपार्टमेंट्स और यूनिट्स, और अगर उसका केवल रूटीन आपकी एक्टिविटी से संबंध है तो वो कहलाएगा आपके रूटीन डिसीजन। पॉलिसी एंड ऑपरेशनल डिसीजंस। पॉलिसी हमने कितनी बार बात की आज से, पॉलिसी होती है परमानेंट गाइडलाइन फैक्टर्स, ऐसे काम जो बार बार होते हैं उसके बारे में पॉलिसी बना लो। क्या होता है, अपॉइंटमेंट बार बार करना पड़ता है, माल बार बार खरीदना पड़ता है, अपॉइंटमेंट की या ट्रांसफ़र की जो आपकी प्रक्रिया है वो हमको हर साल काम में लेनी पड़ती है, प्रमोशन हर साल करने पड़ते हैं। तो उसके बारे में हम प्रोसीजर डेवलप कर लेते हैं और उस पॉलिसी को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। ऑपरेशन जो रूटीन एक्टिविटीज़ हैं, जनरली इसका संबंध उनसे हम मान सकते हैं। तो ये अगर बात कर लेंगे पॉलिसी जो हमको डिसीजन मेकिंग के साथ साथ ज़्यादातर चीज़ों को सिस्टमेटिक बनाने में हेल्प करे, वो हमारे पॉलिसी डिसीजंस। और उसके अलावा जो रूटीन पार्ट की बात करते हैं पिछले आईडी की तरह, उसको कहेंगे हम ऑपरेशनल डिसीजंस। एक और कैटेगरी बना लेते हैं, इंडिविजुअल एंड ग्रुप डिसीजंस। इंडिविजुअल एंड ग्रुप डिसीजंस, नाम पता लगे, किसी भी ऑफिशियल ने, किसी भी व्यक्ति ने अगर पर्सनल कैपेसिटी में डिसीजन लिया है, इससे अलग बात कर रहे हैं, पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन की बात की थी। यहाँ पर क्या था, किसी व्यक्ति ने बिल्कुल पर्सनल पोजीशन में लिया है तो उसका पर्सनल डिसीजन, और उसने किसी ऑफिशियल पोजीशन में लिया है तो वो है ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन। अब पर्सनल या ऑर्गेनाइजेशनल अगर डिसीजन लेने वाला केवल एक इंडिविजुअल व्यक्ति है तो हमारा डिसीजन हो जाएगा इंडिविजुअल। और ग्रुप डिसीजन, एक कमेटी बना दी, एक वर्क फोर्स का हमने निर्माण कर दिया, उसके द्वारा डिसीजन लिया जा रहा है, ये क्या रहेगा। तो ये इतनी तरह की हमारी बात हो सकती है। यानी मोटा तौर पर जो सार हमारा निकल कर आता है कि डिसीजन की आवश्यकता आपको एक लॉन्ग टर्म विजन को ध्यान में रखनी पड़ती है। इसके लिए हमने बात किया, देखो प्रोग्राम, प्लान, बेसिक, पॉलिसी, ये चार चीज़ें ऐसी है जिसको आपको पूरे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखकर सारी बात को डिसीजन मेकिंग के साथ जोड़ना चाहिए। और बाकी जो चीज़ें हैं वो आपको जैसे जैसे काम करते चले जाओगे, हम नहीं जानते आज क्या होने वाला है, हम नहीं जानते क्या घटनाक्रम घर में, ट्रांसपोर्टेशन में, वर्क प्लेस पर क्या होने वाला है, तो उसके साथ अभी जो बात होती है। तो इतनी तरह के डिसीजन की बात करते हैं तो आप प्रैक्टिकल अप्रोच आपको वो देते हैं। दो चीज़ें, एक तो टाइप्स की बात कर लेना और दूसरा डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें अगर आपकी क्लियर है, प्रोसेस का है कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो डिसीजन मेकिंग के लिए जो मैकेनिज्म हमारा होता है, जो एक सेट प्रक्रिया काम में ली जाती है, उसका पहला स्टेप माना जाता है आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर समस्या को ढंग से समझ लिया जाए तो हम आधा समाधान तो वैसे करेंगे। अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, ये हमारा पहला स्टेप होता है जो आपके सॉल्यूशन के लिए भी आपको ऑप्शन दे देगा। जैसे डॉक्टर के जाते हैं तो डॉक्टर के जाने के बाद में बुखार हो रहा है, फीवर है, आपने जाके कहा बुखार है, आपको ट्रीटमेंट लिखकर दे दिया, ऐसा नहीं होगा। क्या करेंगे, बुखार कब से है, सर्दी लगती है क्या, और क्या सिम्टम आपको नजर आ रहे हैं, वो पूछने के बाद में या ब्लड टेस्ट कराने की रिक्वायरमेंट भी हो सकती है, तो वो आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको क्या मेडिसिन लेनी चाहिए। तो पहले क्या करें, प्रॉब्लम को ढंग से आइडेंटिफाई करें। ये करने के बाद में दूसरे लेवल पर
gathering the relevant information. अब जो भी प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड जितने भी सूचनाओं के सोर्सेज हो सकते हैं वहां पर आप पहुंचे। इसके सॉल्यूशन के लिए आपको क्या क्या चाहिए, इसका इम्पैक्ट क्या है, कितना इसने अफेक्ट आज तक डाल दिया है और क्या किया जा सकता है, उसके बारे में जितनी सूचनाओं का संकलन हो सकता है वो आपकी हेल्प करेगा। फिर डेवलपिंग द क्राइटेरिया, बेस जिसके ऊपर आप डिसीजन लेने वाले हैं। भाई आपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया तो बताना तो पड़ेगा कि किस आधार पर किया, तो क्राइटेरिया बन जाएगा वो बेस जिसके ऊपर डिसीजन एक्चुअली लिया गया है। तो उसमें हमको ये नहीं कभी सुनने को मिले कि आप इसका जस्टिफिकेशन दीजिए। जस्टिफिकेशन हमारा क्राइटेरिया खुद देगा। ये प्रॉब्लम इस तरह की थी, ये हमारा मेजर एस्पेक्ट था इसको डायग्नोस करने का, उसके बाद में इसके ट्रीटमेंट के साथ हमारा जुड़ने का। फिर पहले डेवलपिंग अल्टरनेटिव्स। अब इतनी सारी आपके पास तैयारी हो गई तो अब आप तरीका ढूंढो क्या सॉल्यूशन हो सकता है, क्या समाधान हो सकता है। जैसे हमारी मान लो प्रॉब्लम है कि सेल्स गिर रही है, विक्रय में गिरावट आ रही है, तो गिरावट आने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। हमारे सेल्स फोर्स कमजोर है, प्रोडक्ट घटिया क्वालिटी का है, कीमत ज़्यादा है, परचेजिंग पावर लोगों की नहीं है। एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है ये जब आइडेंटिफाई हो गया तो अब उसके सॉल्यूशन के तरीके क्या हो सकते हैं, वो सॉल्यूशन तक पहुंचने की कोशिश करें और जितने पॉसिबल हो सकते हैं सबको डेवलप करें। आपको चांस नहीं लेना है कि इम्पोर्टेंट है या नहीं है। एक बार आपको सारे जितने विकल्प हैं उन विकल्पों की जितनी लिस्ट तैयार की जा सकती है वो तैयार करनी चाहिए। नेक्स्ट, सेलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव। जो सबसे अच्छा है उसका सिलेक्शन करो। किसको बताओगे सबसे अच्छा, विच इज बेस्ड ऑन क्राइटेरिया, जिसका हमने पहले से निर्धारण किया हुआ है। इस आधार पर, कॉस्ट के आधार पर, रिस्क के आधार पर या इससे मिलने वाली लॉन्ग टर्म यूटिलिटी, इसके आधार पर हमारा ये अल्टरनेटिव है, ये बेस्ट अल्टरनेटिव है। और जैसे हमने प्लानिंग की प्रोसेस में बात की थी कि जो सेलेक्ट कर लिया जाए, जिस ऑप्शन का है, जिस अल्टरनेटिव का सिलेक्शन कर लिया जाए, इसी को डिसीजन कहा जाता है। ये सारी जो है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का जो रिजल्ट है उसको नाम देते हैं डिसीजन। बस ये दोनों चीजों में डिफरेंस की बात है। फिर इंप्लीमेंटिंग द डिसीजन। अब उसको लागू करने की बारी आती है। अब आप चाहे उसको टेस्ट स्टडी के रूप में काम में लें, या अगर आपको पूरा विश्वास है कि अच्छा आपने डायग्नोस कर लिया है तो उसको बड़े पैमाने पर भी एक साथ करना चाहें, कोई चैलेंज वाली बात नहीं है। आप ये करने के बाद में निश्चित हो सकते हैं कि आपका एफर्ट सही रहा, लेकिन कैसे जस्टिफाई करें, इसके लिए एक और स्टेप जोड़ते हैं, उसका नाम है फॉलोइंग अप। फॉलोइंग अप यानी उसको रिव्यू करके देखो। डिसीजन लागू करने के बाद अब क्या चेंज आया है, वो डिसीजन इम्प्लीमेंट करने से पहले सिचुएशन क्या थी, अब सिचुएशन में क्या चेंज आया है। अब वो चेंज अगर पॉजिटिव है, जैसा हम चाह रहे थे वैसा है, तो हमारे लिए वेल एंड गुड है, और नहीं है तो किसी भी तरह का चेंज करना पड़े, किसी भी तरह का अल्ट्रेशन करना पड़े, तो वो अल्ट्रेशन करने के लिए आपको समय देना चाहिए। तो ये डिसीजन मेकिंग के बारे में दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जानना चाहिए, समझना चाहिए, और इसको जब भी टाइम मिले आप रिवाइज करते रहें। कोई भी प्रॉब्लम आए ग्रुप में इसको डालें। गुड लक।